दोस्तों नमस्कार। आज हिंदुस्तान को एक नया पार्लियामेंट हाउस मिला। बहुत अच्छी बात है, महत्वपूर्ण दिन है। हमारी जिंदगी में शायद दोबारा ऐसा दिन नहीं आएगा कि हमें एक नए पार्लियामेंट के उद्घाटन का, अगर मैं ये कहूं कि दर्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन नया पार्लियामेंट हाउस क्या भारत की राजनीति को नई दिशा देगा, या अगर मैं ये कहूं कि राजनीति का एक नया अखाड़ा बना है? क्योंकि जिस तरह से पुराने पार्लियामेंट हाउस में बायकॉट का सिलसिला जारी था, एक गतिरोध बना हुआ था पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्या नया पार्लियामेंट हाउस बनने से उसमें कुछ सुधार आएगा? दोस्तों, इसमें मुझे कुछ शक लगता है। क्योंकि संसद भवन का नया निर्माण होने से क्या मानसिकता बदलेगी, सवाल ये है। लेकिन जो स्थिति आज इस देश में है, मुझे नहीं लगता कि विपक्षी दल और जो इस समय सत्तारूढ़ दल है वो अपनी अपनी पोजीशंस में कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। और इस स्थिति में और भी मुश्किल हो जाता है जब 2024 में आम चुनाव हमारे सामने है और उससे पहले करीब 7 राज्यों में और महत्वपूर्ण चुनाव सामने हैं, जहां पे सत्तारूढ़ दल और महत्वपूर्ण विपक्षी दलों में आमने सामने की टक्कर है। तो सबसे पहले तो ये सोचना कि क्या नया जब पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होगा तो क्या वो बायकॉट से शुरू होगा, या हम लोग पुरानी बातों को भुला के नए रूप में इस देश में एक नई संसदीय प्रक्रिया का सम्मान सहित शुरुआत करेंगे? आपको क्या लगता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल हम सबको सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह से आज बहिष्कार हुआ है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई मानसिकता में बदलाव आएगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जहां पे सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे, वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिल्ली सरकार को लेके और उसके अगेंस्ट भारत सरकार का ऑर्डिनेंस। ये भी एक अपने आप में संघर्ष की स्थिति पैदा करेगा। दोनों तरफ के मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। जहां तक बात है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है दिल्ली सरकार के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या पूर्ण नहीं थी, उसको सही करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि दिल्ली में निर्वाचित सरकार के पास अधिकारियों को बदलने का हक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं कोट नहीं किया गया। वो था TSR सुब्रमण्यम का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि किसी भी मंत्री को या सरकार को अधिकारियों को ट्रांसफर करने का, मनमर्जी से ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। उसके लिए सिविल सर्विसेज बोर्ड की जरूरत है, और जब तक सिविल सर्विसेज बोर्ड किसी अधिकारी के ट्रांसफर की आज्ञा नहीं देती या उसका विश्लेषण नहीं करती, मंत्री लोग अपने अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं करेंगे। और खासकर अगर 2 साल तक, मतलब एक जिसको स्थिरता कही जाती है पोस्टिंग में, 2 साल की स्थिरता होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अधिकारियों को मनमर्जी के रूप में ट्रांसफर करने लगेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, गवर्नेंस नहीं रहेगी। यही मुद्दा लेके केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस बात को क्यों उल्लेखित नहीं किया कि TSR सुब्रमण्यम का जो जजमेंट था उसको ध्यान में रखते हुए, सिविल सर्विसेज बोर्ड की मान्यताओं को मानते हुए, मंत्री या मुख्यमंत्री अधिकारियों की ट्रांसफर करने से पहले जो स्टेबिलिटी या टेन्योर फिक्सेशन की जो पॉलिसी है उसको भी मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में उस बात को क्यों नहीं रिपीट किया, जबकि सारी बातें रिपीट की गई? इससे अपने आप में एक कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है, और यही कारण है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके तुरंत कुछ घंटों के अंदर केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दी। तो क्या ये उचित है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने जो जजमेंट हैं उसके अनुकूल है, या उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? इस पे अब मुद्दा और आने वाले दिनों में बहस काफी तीखी होगी। इस समय इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ इस ऑर्डिनेंस पे विपक्ष केजरीवाल का साथ देगा या पार्लियामेंट से एब्सटेन करेगा। जहां तक बात है इस ऑर्डिनेंस को पास करना, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी कोई चुनौती है, क्योंकि लोकसभा में इस समय
बीजेपी के पास पूरी संख्या है। जहां तक बात है राज्यसभा की, वहां पे उनको अगर कोई भी एक छोटी पार्टी सपोर्ट कर देती है तो बीजेपी का काम चल जाएगा। और मान लीजिए कि अगर राज्यसभा में किसी कारण से बिल पास नहीं होता है तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन है उसमें ये बिल आसानी से पास हो जाएगा या ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा। तो इस ऑर्डिनेंस को लेके या इसको लागू करने को लेके कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर राज्यसभा में अगर ये इस पे चुनौती आती है तो इसमें आपको एक नया गठबंधन देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी पार्टियां बीजेपी के साथ हैं, कौन कौन सी पार्टियां आम आदमी के साथ हैं, या कोई तीसरा मोर्चा खड़ा होता है जिसमें कांग्रेस के अलावा बाकी ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल अलाइनमेंट आपको इस ऑर्डिनेंस की बहस में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो तर्क दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करने के लिए ऑर्डिनेंस लाना अच्छी बात नहीं है, तो दोस्तों शाहबानो के केस में क्या हुआ था? राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को शाहबानो के केस में ओवरटर्न करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाए थे और उसमें संशोधन किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी होगी। तो ऐसा कहना कांग्रेस का कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही एक परंपरा शुरू की थी और बीजेपी अगर उसको रिपीट करती है तो उसमें कोई नई बात नहीं है, वो एक प्रेसिडेंस है जिसको फॉलो किया जा सकता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आने वाले दिनों में नेशनल इलेक्शंस हैं। इस समय हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को या तो किसी अलाइनमेंट में या अपनी पोजीशंस को स्ट्रेंथन करना चाहेगी। नेशनल इलेक्शन से पहले करीब 5-6 इंपॉर्टेंट राज्यों में भी चुनाव है। अब देखना यह है कि क्या इस समय आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके कांग्रेस क्या आम आदमी को मजबूत करेगी, या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जहां पे केजरीवाल साहब उनके राज्यों में जाके चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, क्या वो राज्य केजरीवाल को जीवनदायिनी देंगे ताकि वो आके उनके राज्यों में चुनाव लड़ें? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल इक्वेशन सामने आने वाली है। उदाहरण के लिए कि इस समय अगर तेलंगाना के अंदर, जैसा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम संसद में केजरीवाल का साथ देंगे इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट करके, तो क्या कल केजरीवाल जाके तेलंगाना में विधानसभा की सीटों में अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और तेलंगाना में टीएसआर के वोट काटेंगे? उनको क्या पसंद आएगा? या एक ये भी समझौता किया जाएगा कि जहां जहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज केजरीवाल को संसद में समर्थन देंगी, केजरीवाल उन राज्यों में जाके अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे? क्या ऐसा समझौता पॉसिबल है? क्या केजरीवाल साहब अपनी जो एस्पिरेशंस हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनने का जो वो सपना देख रहे हैं, क्या इससे उनको धक्का नहीं लगेगा? क्या वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट बंगाल में अपने कैंडिडेट नहीं उतारना चाहेंगे? क्या महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं उतारना चाहेगी? क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अगेंस्ट क्या आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं उतारना चाहेगी? दोस्तों, आने वाले दिनों में जब ऑर्डिनेंस पे बहस होगी, आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी कि इस देश में बदलते हुए राजनीतिक समीकरण किस तरह से हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने वाले हैं। और तब तक ऐसा ना हो कि जो घटनाएं अभी सामने आ रही हैं, जिसकी चर्चा शायद सुप्रीम कोर्ट में होगी कि किस तरह से रातों रात अधिकारियों को बदलने का प्लान हुआ और उसके बाद उनके कमरों में चोरी करने की कोशिश की गई, फाइलों को दाएं बाएं करने की कोशिश की गई, इसीलिए दिल्ली की सरकार पे हम भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए ऑर्डिनेंस की जरूरत थी। क्या ये जो तथ्य सामने रखे जाएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट इनका संज्ञान लेगा? दोस्तों, आने वाले दिनों में बहुत रोचक घटनाएं होने वाली। जो नया संसद भवन है, ये भारत की राजनीति का एक नया अखाड़ा बनेगा। ये चीजें हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगी आने वाले दिनों में। लेकिन एक जो आम आदमी को सोचने की और आपको और हमको सोचने की बात है, क्या जिस तरह से आज नए संसद में सब कुछ डिजिटल है, पेपरलेस है, क्या भारत सरकार आम आदमी के लिए भी
पूरे सिस्टम को पेपरलेस करने का प्रयास करेगी, क्योंकि आज भी हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेपर फाइल करने पड़ते हैं, और जहां जहां पे पेपर फाइल होता है, जहां जहां पे लोगों को दफ्तरों में जाके हाजिरी देनी पड़ती है, वहां सब जगह करप्शन है। तो मोदी साहब क्या डिजिटल इंडिया को और आगे बढ़ाएंगे? क्या हिंदुस्तान को पेपरलेस गवर्नेंस देने की कोशिश करेंगे? क्या जो ग्राउंड लेवल पे करप्शन है उसको हटाने का प्रयास होगा? क्योंकि टॉप लेवल पे तो बहुत कुछ क्लीनिंग हो गया, ग्राउंड लेवल पे अभी सफाई होना बाकी है। आम आदमी, खासकर स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को जो करप्शन का सामना करना पड़ता है, उससे इस देश को मुक्ति कब मिलेगी? ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में मुझे लगता है जो नया संसद भवन है, जो यहाँ पे कार्रवाई होगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा मानसिकता में बदलाव आए मुझे नहीं लगता। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बदल जाएगा, क्या मानसिकता बदलेगी? सवाल ये। और अगर मानसिकता नहीं बदलेगी तो क्या हम ये माने कि जिस तरह से एक पुराना चोला उतार के नया चोला पहना जाता है वक्त के साथ, क्या सिर्फ ये एक सिंबोलिज्म है कि पुराना संसद भवन छोड़ के हम नए संसद भवन में आ गए, या नया संसद भवन भारत के जनता के लिए कोई नया रास्ता देगा, कोई नया गवर्नेंस मॉडल देगा, या भारत के या बदलते हुए भारत के लोगों की एस्पिरेशंस को ध्यान में रखेगा? ये हम सबके लिए देखना, सोचना, समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि क्या राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ेंगी, जनता के हित में कहीं ना कहीं पे मिलकर काम करेंगी, या पुरानी मानसिकता से बहिष्कार जारी रहेगा, लेग पुलिंग जारी रहेगी और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स ही देखने को मिलेगी? देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में नया संसद भवन हम सबके लिए क्या नया लेके आता है। क्या नई कुश्ती देखने को मिलेगी या कोई नया विचार? ये वक्त बताएगा। आपका क्या कहना है नए संसद भवन को लेके? किस तरह से भारत की राजनीति में बदलाव जरूरी है अगर हमें नए संसद भवन का सम्मान करना है? तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो सकता है कि कुछ विचार पार्लियामेंटेरियंस तक पहुंचे और उनके नेताओं को अपनी विचारधारा और सोच को बदलने का मौका मिले, क्योंकि राजनीति का मतलब सिर्फ अगर स्वार्थ ही है तो फिर ये सिर्फ एक बिल्डिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर राष्ट्रहित की बात है, पॉलिसीज में बदलाव है, जन चेतना की बात है और लोगों के भलाई की बात है, तो ये एक देश की नई शुरुआत है। वक्त बताएगा। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने विचार लिखें। फिर मुलाकात होगी एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ। फिलहाल आप सबका धन्यवाद। वंदे मातरम।